एनक्लिक सॉन्डर्स 9th एडिशन थ्योरी क्लासेस अपनी स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 10 चल रहा था, जिसका नाम है वाइटल साइन एंड लेबोरेटरी रेफरेंस इंटरवल। तो वाइटल साइन अपने लिए कंप्लीट कर लिए थे, देन अपना लेबोरेटरी जो रेफरेंस है वो चल रहा था। लास्ट लेक्चर में अपन ने सीखा ऑब्टेनिंग ब्लड सैंपल कि ब्लड सैंपल जो है वो पेरिफेरल या सेंट्रल इंट्रावेनस लाइन से किस प्रकार से लिया जाता है, क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। आज का अपना टॉपिक रहेगा लेबोरेटरी जो रेफरेंसेस है, लाइक लैब जो इन्वेस्टिगेशंस है, उनमें सबसे पहला जो क्लोटिंग से रिलेटेड है, दैट इज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एपीटीटी जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये जो टेस्ट है ये किससे रिलेटेड है, ये क्लोटिंग रिलेटेड क्या है, टेस्ट है। ठीक है, अब एपीटीटी होता क्या है, एपीटीटी इलेवेटेड हाउ वेल द कोगुलेशन सीक्वेंसेस यानी कि इंट्रिंसिक क्लोटिंग सिस्टम इज फंक्शनिंग। एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम क्या होता है, वो टाइम होता है जो थक्का बनने में लगता है। यानी कि जब भी क्या होती है, ये ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स में क्या होगा, कोई टीयर होगा, रप्चर होगी तो ब्लड क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर टीयर होने के बाद में जितना टाइम क्लोट बनने में लगता है, क्लोट फॉर्म होने में लगता है, उस टाइम को अपन बोलते हैं एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, कि थक्का बनने में कितने सेकंड लग रही है। ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। अब ये देखिए, ब्लीडिंग के कंट्रोल करने के लिए क्लोटिंग जो कैस्केड होता है वो दो प्रकार से होता है, एक तो इंटरनल क्लोटिंग सिस्टम और दूसरा एक्सटर्नल क्लोटिंग कैस्केड या थक्का बनाने का जो सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये किस पे काम करता है, ये एक्सटेंसिक क्लोटिंग जो सिस्टम है उस पे काम करता है। यानी कि मोटा मोटी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम क्या करता है, ब्लीडिंग होने के बाद में, चोट लगने के बाद में कितने टाइम में थक्का बन रहा है वो अपने को आइडेंटिफाई करवाता है। ठीक है, यूजुअली द एपीटीटी इज यूज्ड फॉर या टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ हिपेरिन थेरेपी एंड स्क्रीनिंग फॉर कोगुलेशन डिसऑर्डर। अब देखिए इस टेस्ट से अपने को किस प्रकार से हेल्प मिलेगी। एक तो अपन इंडिविजुअल को यदि कोई भी एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे चल रहा है एंटीकोगुलेंट लाइक हिपेरिन, वारफिन, तो पेशेंट यदि हिपेरिन पे स्पेशली चल रहा है, ठीक है, उसको थक्का नहीं बनने के लिए ड्रग दी जा रही है। मान लीजिए उसको कोई ऐसी डिजीज है जिसमें उसके बार बार भी क्लोट बन रही है, इंटरनल क्लोट बन रही है, तो उसको हिपेरिन ड्रग दी जाएगी। हिपेरिन जो है वो थक्का नहीं बनने देती। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, एपीटीटी चेक करेंगे। एपीटीटी चेक क्यों करेंगे, क्योंकि अपने को उस इंडिविजुअल का पता चल जाएगा कि थक्का कितनी देर में बन रहा है, अपने को थक्का डिले करना है। यानी पेशेंट जो है उसमें क्लोटिंग डिसऑर्डर है, उसमें अपने आप से क्लोट बन रहे हैं। ठीक है, क्लोटिंग की प्रॉब्लम है, तो उस क्लोट को नहीं बनने के लिए, इंटरनल कोई क्लोट न बन जाए, उसके लिए अपन ने हिपेरिन ड्रग दे रखी है एंटीकोगुलेंट। तो हिपेरिन ड्रग जो है वो कितना लंबा टाइम खींच रही है, कितना लंबे टाइम तक क्लोट नहीं बनने दे रही, उसको आइडेंटिफाई कौन करेगा, एपीटीटी टेस्ट करवाएगा। तो एक तो हिपेरिन जो, यदि इंडिविजुअल एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे है, स्पेशली हिपेरिन पर है, तो अपन क्या करेंगे, एपीटीटी टेस्ट जो है वो करेंगे। दूसरा क्या करना है, दूसरा जो है ये टेस्ट किस में हेल्प करता है, स्क्रीनिंग फॉर कोगुलेशन डिसऑर्डर के। इंडिविजुअल को कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर तो नहीं है, उसको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, उसको जांचने के लिए भी एपीटीटी किया जाता है। कोई भी मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर है, लाइक यदि हीमोफीलिया है या किसी पर्टिकुलर फैक्टर की कमी है, क्लोटिंग जो फैक्टर है उसकी कमी है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन एपीटीटी टेस्ट करते हैं। ठीक है, देन अपन आगे चलते हैं। इफ द क्लाइंट इज रिसीविंग इंटरमीडिएट हिपेरिन थेरेपी, यदि पेशेंट क्या कर रहा है, उसको यदि हिपेरिन थेरेपी चल रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान रखना, हिपेरिन पर चल रहा है पेशेंट, तो ड्रॉ द ब्लड सैंपल 1 आवर बिफोर नेक्स्ट शेड्यूल्ड डोज। तो अपने को जब उसको हिपेरिन चल रही होती है उस दौरान ही अपने को एपीटीटी के लिए सैंपल नहीं लेना चाहिए, उसके अपने को 1 घंटे पहले या बाद में उसको सैंपल को बाद में नहीं लेना चाहिए, 1 घंटे पहले अपने को सैंपल ले लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, डू नॉट ड्रा द सैंपल फ्रॉम एन आर्म इनटू विच हिपेरिन इज इन्फ्यूज। यानी कि उस आर्म से अपने को सैंपल नहीं लेना चाहिए जिस आर्म में अपने हिपेरिन जो है वो इन्फ्यूज किया, क्योंकि हिपेरिन अगर पेशेंट को लग गया उसके बाद तो जो एपीटीटी का जो टाइम है वो बढ़ा हुआ ही मिलेगा, अपने को फाइंडिंग जो है वो नॉर्मल नहीं मिलेगी। हिपेरिन क्या करता है, हिपेरिन क्या करता है, ब्लड को क्लोट बनाने के लिए उसको डिले कर देता है। क्लोट जो है उसको हिपेरिन की वजह से डिले होता है, डिले बनता है, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट द स्पेसिमेन टू लेबोरेटरी इमीडिएटली। जैसे ही अपन सैंपल लेते हैं किसके लिए, एपीटीटी के लिए, उसको तुरंत अपने को क्या करना है, लेबोरेटरी में अपने को सेंड कर देना है, अदरवाइज ब्लड के अंदर
क्लोटिंग जो कैस्केड है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्लोट अपने आप से बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने को, और जो फाइंडिंग जो है वो गलत आएगी अपने को। ठीक है, तो अपने को जैसे ही अपन क्या करेंगे, ब्लड का जांच करें, सैंपल ले रहे हैं पेशेंट का, और अपने को एपीटीटी जांच करनी है, तो तुरंत ब्लड सैंपल लिया और तुरंत उसको क्या कर दिया जाता है, जांच पे लगा दिया जाता है। ठीक है, लेबोरेटरी को सेंड कर दे रहा है। देन प्रोवाइड डायरेक्ट प्रेशर टू वेनिपंक्चर साइट फॉर 3 to 5 मिनट। जब भी अपन सैंपल ले रहे होते हैं एपीटीटी के लिए, तो अपने को डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है फॉर 3 to 5 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एपीटीटी शुड बी बिटवीन 1.5 to 1.5 to 2.5 टाइम नॉर्मल व्हेन क्लाइंट इज रिसीविंग हिपेरिन थेरेपी। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से नोट सेट में हर बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि जब भी पेशेंट हिपेरिन थेरेपी ले रहा होता है जब भी पेशेंट हिपेरिन थेरेपी पर होता है, तो उसका एपीटीटी टाइम जो है वो कितना हो जाता है, 1.5 से लेकर के 2.5 तक जो है वो उसका एपीटीटी टाइम बढ़ जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में रह गया था, नॉर्मल जो एपीटीटी टाइम है वो कितना होता है, 30 to 40 सेकेंड होता है। यानी कि जैसे ही अपन ब्लड लेंगे, ब्लड लेने के बाद में अपन उसको तुरंत इन्वेस्टिगेशन पे लगाएंगे। ठीक है, तो ब्लीडिंग हुई है, होते ही जो ब्लड है उसमें 30 to 40 सेकंड के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वन इज द नॉर्मल एपीटीटी टाइम। अब यदि पेशेंट कोई हिपेरिन ले रहा है, हिपेरिन ले रहा है, तो उस पेशेंट में जो एपीटीटी टाइम है वो नॉर्मल का 1.5 से 2.5 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि मान लीजिए 30 to 40 सेकंड, 40 का अराउंड मान लीजिए 100 के आसपास यदि आ रहा है एपीटीटी टाइम, जब पेशेंट हिपेरिन पे हो तो उसका 100 सेकंड तक उसका एपीटीटी टाइम क्या माना जाएगा, नॉर्मल माना जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था कि हिपेरिन क्या कर देता है, क्लोटिंग को टाइम को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट, एलिवेटेड वैल्यू अकर इन फॉलोइंग कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस में एपीटीटी टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको बता दिया कौन सा कि जब भी पेशेंट हिपेरिन थेरेपी पे होता है तो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम बढ़ जाएगा। दूसरा, कुछ एक क्लोटिंग जो फैक्टर्स है, लाइक फैक्टर 8 है, 1 है, सेकंड है, 5th है, 8th है, 9th, 10th, 11th एंड 12th, इन फैक्टर्स की यदि डेफिशिएंसी हो जाए, क्लोट बनाने वाले फैक्टर्स है, इनकी यदि कमी हो जाएगी तो उस कंडीशन में भी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को यदि ब्लीडिंग डिसऑर्डर लाइक हीमोफीलिया है, ठीक है, हिपेरिन पर है पेशेंट, या कोई लीवर डिजीज है। अब लीवर डिजीज में एपीटीटी क्यों बढ़ेगा, क्योंकि लीवर क्या करता है, थक्के बनाने वाले फैक्टर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो लीवर की डिजीज होगी तो थक्के बनाने वाले जो फैक्टर्स है, क्लोटिंग फैक्टर्स है, वो फॉर्म नहीं होंगे, तो ब्लीडिंग जो है टाइम बढ़ जाएगा। तो इन सब कंडीशंस में एपीटीटी का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपन डिस्कस कर चुके हैं वो वापस यहाँ पे रिपीट किया है। इफ एपीटीटी वैल्यू इज प्रोलोंग्ड, ठीक है, longer than 100 सेकेंड, ठीक है, in client receiving IV heparin therapy or in any client at risk of thrombocytopenia initiating bleeding precautions। पेशेंट जो है जिसको हिपेरिन चल रही है, उस पेशेंट में मैंने बताया कि 1.5 से 2 गुना, 1.5 से 2 टाइम्स, 1.5 to 2.5 टाइम, 1.5 से 2.5 गुना जो है वो हिपेरिन का टाइम जो है वो बढ़ जाता है। हिपेरिन का नॉर्मल कितना होता है, 30 to 40 सेकेंड होता है नॉर्मल टाइम। एपीटीटी का नॉर्मल टाइम होता है 30 to 40 सेकेंड। अब ये जो एपीटीटी का नॉर्मल टाइम है ये 1.5 से 2.5 गुना तक यदि बढ़ जाए, ठीक है, तो नॉर्मल माना जाता है। कौन से पेशेंट में, जिसको हिपेरिन चल रही है। तो एक तो ये बात हो गई। ठीक है, अब यदि मान लीजिए ये कितनी वैल्यू होगी, मैंने बताया था कि 100 सेकेंड तक, 100 सेकेंड तक ये क्या हो सकती है, नॉर्मल मानी जाएगी जिसको हिपेरिन चल रहा है। अब यदि कोई पेशेंट को हिपेरिन चल रही है, या मान लीजिए उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में यदि 100 से भी ऊपर चला जाए, 100 सेकंड से भी ऊपर चला जाए, इस 1.5 से 2.5 गुना वाला जो ये फिगर टाइम दे रखा है, इससे भी यदि ऊपर चला जाए एपीटीटी का लेवल, ठीक है, तो उस कंडीशन में मोर देन 100 सेकंड होने पर ब्लीडिंग प्रिकॉशंस जो है वो अप्लाई कर देने हैं। पेशेंट को ब्लीडिंग का रिस्क है, उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज, तो हो गया एपीटीटी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सेकंड वन इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी कि पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो INR। दो टेस्ट और पढ़ेंगे अपन क्लोटिंग से रिलेटेड, एक तो पीटी एंड INR। अब देखिए पहले अपन बात करते हैं पीटी की। सबसे पहले अपन बात करते हैं पीटी की, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो प्रोथ्रोम्बिन
is a vitamin K dependent glycoprotein produced by liver that necessary for fibrin clot formation। अब देखिए लीवर क्या करता है, लीवर क्लोटिंग फैक्टर्स जो है उनको बनाने का काम करता है, फॉर्म करता है। यानी कि लीवर जो है वो बॉडी में थक्का बनाने के लिए आवश्यक क्लोटिंग फैक्टर्स निर्माण करता है। उनमें क्या होता है, उनमें से एक होता है, एक प्रोटीन होती है प्रोथ्रोम्बिन, उसका निर्माण भी कौन करता है, लीवर करता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो कि थक्का बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, क्लोटिंग जो मैकेनिज्म है, क्लोटिंग का जो पूरा एक सिस्टम है पूरा, उस क्लोटिंग सिस्टम के अंदर प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि थक्का बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो लीवर क्या करता है, इस प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। ठीक है, लीवर और क्या करता है, लीवर विटामिन के का भी निर्माण करता है। विटामिन के क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन में आगे कन्वर्ट होने में और थक्का बनाने में हेल्प करता है। विटामिन के भी प्रोथ्रोम्बिन जो है उसको प्रोमोट करता है, उसको मोटिवेट करता है थक्का बनाने के लिए। ठीक है, और लीवर भी क्या करता है, लीवर खुद क्या करेगा, खुद भी प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो कि फाइब्रिन क्लोट है या क्लोट बनाने में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, अब अपन बात करें प्रोथ्रोम्बिन टाइम मेजर्स द अमाउंट ऑफ टाइम इज टेकन इन सेकेंड्स फॉर क्लोट फॉर्मेशन। प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम की डेफिनेशन अब दी है कि क्लोट फॉर्मेशन होने में लगने वाला टाइम क्या कहलाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कहलाता है। अब देखिए अपन ने पहले पढ़ा था एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये भी क्लोट होने में ही लगता है। ठीक है, ये अलग अलग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन एपीटीटी भी क्या है, क्लोट कितने टाइम में बनता है उसी के लिए जांच है। ठीक है, और जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ये भी क्लोट कितने टाइम में बनता है, फिब्रिन क्लोट फॉर्मेशन कितने टाइम में होता है उसी के लिए जांच है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम मेजर द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन इन सेकेंड्स क्लोट फॉर्मेशन, सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, कितने सेकेंड में क्लोट फॉर्मेशन हो रहा है, एंड इज यूज्ड टू मॉनिटर फॉर रेस्पॉन्स ऑफ वारफेरिन सोडियम। के पेशेंट जो है एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे चल रहा है, वारफेरिन पे स्पेशली चल रहा है। ठीक है, हिपेरिन पे पेशेंट चल रहा है तो अपन कौन सी जांच करेंगे, एपीटीटी जांच करेंगे। यदि पेशेंट वारफेरिन पे चल रहा है तो अपन पीटी और आईएनआर, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर अपन जांच करते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम अपन कब जांच करेंगे, जब पेशेंट वारफेरिन थेरेपी पे चल रहा हो तो अपन करेंगे, या फिर पेशेंट जो है उसको यदि कोई एक्सट्रिंसिक क्लोटिंग सिस्टम में यदि कोई प्रॉब्लम है, एक्सट्रिंसिक क्लोटिंग सिस्टम में यानी कि उसको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है यदि पेशेंट को, तो भी अपन क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जांच करेंगे। यदि लीवर में कोई डिजीज है, क्योंकि लीवर क्या करता है, लीवर थक्के बनाने वाले फैक्टर्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो यदि कोई लीवर में डिजीज है तो उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने का रिस्क रह जाएगा। विटामिन के की डेफिशिएंसी है या डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन है, इंटरनल यदि पेशेंट के अंदर क्या हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है बार बार में। ठीक है, थक्का उसके अंदर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो उन सब कंडीशंस में जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट बात कही गई है आईएनआर के बारे में। प्रोथ्रोम्बिन टाइम की बात हो गई, अब है आईएनआर। अब आईएनआर क्या होता है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, यानी कि अलग अलग लेबोरेटरी में जब अपन क्लोटिंग जांच करवाते हैं अपन, ठीक है, तो उनका सेम एक मापदंड बना दिया, एक मानक सिंगल जो यूनिट है वो बना दी, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। ठीक है, यानी कि भाई एक स्टैंडर्ड यूनिट दे दी गई है, अलग आप चाहे कितनी भी लेबोरेटरी में जांच करवाओ, एक स्टैंडर्ड जांच बना दी गई है जिसको अपन ने बोल दिया इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। ठीक है, ये एक ऐसा यूनिट होती है, एक ऐसी जांच होती है जिसके अंदर, ठीक है, ये हर लेबोरेटरी के अंदर सेम पाई जाती है। ठीक है, तो आईएनआर क्या होता है, क्लोटिंग से रिलेटेड ही जांच होती है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.81 से लेकर के 1.2, यानी कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू पर यदि इंडिविजुअल है तो उसको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है। यदि इंडिविजुअल का आईएनआर इस वैल्यू से बढ़ जाए तो उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर का रिस्क है, उसको ब्लीडिंग का रिस्क है। ठीक है, तो आईएनआर एक स्पेसिफिक कोई जांच नहीं है, लेकिन आईएनआर क्या है, आईएनआर अलग अलग लेबोरेटरी जो है उन सभी में, जितनी भी लेबोरेटरीज है, चाहे आप कहीं जांच करो, उनका एक यूनिट, एक यूनाइन में क्या है, एक जांच है। ठीक है, तो ये भी किससे रिलेटेड है, ये एंटीकोगुलेंट, पेशेंट जो है यदि एंटीकोगुलेंट ले रहा है या फिर वो चाहे पेशेंट उसको चाहे ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आईएनआर जांच जो है वो की जाती है।
ठीक है, अब अपन जान लेते हैं नॉर्मल पीटी और आईएनआर कितने होते हैं। नॉर्मल पीटी कितना होता है? नॉर्मल पीटी 11 टू 12.5 सेकंड होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, और नॉर्मल आईएनआर अपन ने देख लिया। ठीक है, तो ये दोनों अपन ने जान लिए। अब अपन बात करते हैं बोथ पीटी एंड आईएनआर एलिवेटेड। अब कौन सी कंडीशन में ये एलिवेटेड होंगे? ठीक है, फॉलोइंग कंडीशंस लाइक डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर फॉलोइंग फैक्टर्स लाइक क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सेवंथ और नाइन्थ। यदि इन सब की कमी है तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं? पीटी और आईएनआर जांच करते हैं। और यदि इंडिविजुअल को लीवर डिजीज है, कोई भी लीवर डिजीज है, तो उस कंडीशन में भी क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे, तो भी अपन इसको कर सकते हैं। विटामिन के की डेफिशिएंसी है, क्योंकि मैंने बताया था कि विटामिन के थक्का बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है, ध्यान में रखना। विटामिन के थक्का बनाने में क्लोटिंग जो कैस्केड है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लीडिंग का रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो वो अपन जांचने के लिए भी अपन क्या करेंगे? पीटी आईएनआर जांच करेंगे। और पेशेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वारफेरिन थेरेपी पे है तो अपन पीटी आईएनआर करेंगे। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अपन डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर वापस रिपीट किया है। इफ द पेशेंट वैल्यू इज लॉन्गर देन 25 सेकेंड एंड आईएनआर इज मोर देन 3 इन क्लाइंट रिसीविंग स्टैंडर्ड वारफेरिन थेरेपी। यदि पेशेंट वारफेरिन थेरेपी पे है तो उसका 1.5 टू 2.5 टाइम, ठीक है, नॉर्मल माना जाएगा नॉर्मल वैल्यू से। यदि नॉर्मल वैल्यू जो है पीटी और आईएनआर का इस नॉर्मल रेंज से यदि पेशेंट का 1.5 से 2.5 गुना यदि बढ़ जाता है, यदि पेशेंट वारफेरिन थेरेपी पे हो तो उसको नॉर्मल माना जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। यदि और ये नॉर्मल कब तक माना जाएगा? मान लीजिए ये देखिए वारफेरिन है 12.5 तक जनरली होता है, लेकिन पेशेंट पीटी जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम है 12.5 तक नॉर्मल होता है, लेकिन पेशेंट यदि वारफेरिन थेरेपी ले रहा है, ठीक है, तो उसका 25 सेकेंड तक पीटी जो है वो नॉर्मल माना जाएगा। नॉर्मली आईएनआर कितना होता है? 1.2 तक नॉर्मल होता है, लेकिन यदि पेशेंट वारफेरिन ले रहा है तो उसका आईएनआर 3 तक नॉर्मल माना जाएगा।